नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूँ राधिका राज। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, घुसपैठ और एसआईआर पर विपक्ष को घेरा, असम पाकिस्तान वाले बयान पर मचा बवाल। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत, महाविकास अघाड़ी को करारी हार, नतीजों के बाद कांग्रेस शिवसेना यूबीटी में जुबानी जंग। भारत ने बांग्लादेश को दी चेतावनी, हिंदुओं की हत्या पर भारत का सख्त रुख, ढाका में जिहादियों की हिंसा जारी। अग्निवीरों को मोदी का बड़ा तोहफा, बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण, राहुल गांधी के दावों की खुली पोल, फिर घिर गई कांग्रेस। इमरान ने जेल से भरी हुंकार, समर्थकों ने किया सड़कों पर बवाल, मुसीबत में फंसे जनरल मुनीर, ट्रंप प्रशासन ने भी दिया बड़ा झटका। आज पीएम मोदी असम में गरजे। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अवैध घुसपैठियों को ही बसाया और अब उन्हें बचा भी रही है, एसआईआर का विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस तब भड़की जब पीएम मोदी ने ये आरोप लगाया कि बंटवारे के समय कांग्रेस असम को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी। मोदी ने भूपेन हजारिका का भी मुद्दा उठाया, साथ ही असम को कई सौगात दिए। डिब्रूगढ़ जिले में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए फर्टिलाइजर फैक्ट्री की आधारशिला रख। सब पीएम मोदी ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी, क्या ये सच है? देखिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तब भी यही हाल था कि वहां क्या है, उसमें तो कुछ नहीं है, दे दिया जा सकता है। ये कोई अनोखी बात वो नहीं कह रहे हैं। ये असम की जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने असम के लोगों को बिल्कुल एनिलेट करके रखा, उनको बिल्कुल मेन स्ट्रीम में कभी आने नहीं दिया। और जब बांग्लादेश में प्रॉब्लम शुरू हुआ, बांग्लादेशियों को बसाने का भी काम शुरू कर दिया। और अब जब एनआरसी होता है या फिर एसआईआर की प्रक्रिया होती है, ये लोग घुसपैठियों को बचाने लग जाते हैं। तो ये कोई नई बात प्रधानमंत्री नहीं कह रहे। अब असम में चुनाव होने वाले हैं तो इतिहास के पन्नों को तो खगाला ही जाएगा। भूपेन हजारिका की बात कि किस तरीके से जब असम के, वो असम के ही नहीं पूरे देश के लिए एक गौरव हैं भूपेन हजारिका साहब, उनको भारत रत्न दिया गया, तो यही कांग्रेस वाले हैं जो कह रहे थे कि नाचने और गाने वालों को जो है आपने भारत रत्न दे दिया। तो इसका बहुत रिएक्शन हुआ था असम के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी विकास के साथ साथ विपक्ष को कैसे आड़े हाथ लेना है, उसकी महारत हासिल है उनकी। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि 2 दिन असम में रहकर वहाँ पूरी रणनीति, क्या मुद्दा होना चाहिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने असम के अंदर होने वाले चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। असम में मोदी कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। उस वक्त महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आ रहे थे, जिसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। नगर परिषद के 288 सीटों में महायुति को रिकॉर्ड जीत मिली है। बीजेपी 127 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो दूसरे नंबर पर शिवसेना को 54 सीटें मिली और एनसीपी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस ने 31 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को सिर्फ 9 और एनसीपी शरद पवार गुट को 7 सीटें मिली। इसके अलावा अन्य दलों और निर्दलीयों ने 23 सीटों पर सफलता हासिल की। सर, बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। देखिए, विपक्ष जनता के हिसाब से कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा है। बिहार में भी यही गत हुआ, कितनी प्रचंड जीत मिली बीजेपी और उनके सहयोगियों को। उद्धव ठाकरे के लिए यह खतरे की घंटी है। उद्धव ठाकरे पूरे अलायंस के साथ उतनी सीटें नहीं ला सके जितना अकेले शिवसेना को तोड़कर बनाने वाले शिंदे साहब की शिवसेना उठा ली गई। आप
100 288 सीटों में 40-45 सीट जीत पाते हो, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और जब नतीजे आ जाते हैं तो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हो। अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो खराब अलायंस पार्टनर है। भाई साथ में फिर क्यों हैं आप? क्यों आपको कांग्रेस की जरूरत है? जब आपको कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं लगती तो ये कौन सा आपके पास जो है वो प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे चलना होता है, 10 जनपद में जाकर के शीश झुकाना होता है, वहां पे घुटने टेकने पड़ते हैं। तो दोनों चीजें तो चलेगी नहीं। एक तो जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया और दूसरा आप आपस में उलझ रहे हो। दिक्कत उद्धव ठाकरे की इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि अब बीएमसी के भी चुनाव होंगे और बीएमसी में उद्धव ठाकरे अगर हार जाते हैं और ऐसा ही नतीजा आ जाता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ठीक वैसे ही हो जाएगी जो राज ठाकरे की पार्टी मनसे की हालत है। उससे बेहतर नहीं हो पाएगी। मनसे वाले वो भी चीखते चिल्लाते हंगामा करते, मार पिटाई बदमाशी ये करना होता है और जब चुनाव के नतीजे आते 0 बटा सन्नाटा। तो उद्धव ठाकरे के लिए आज बहुत बड़ा झटका है। यह हार जो विधानसभा में मिली हार है उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। जी, अब बांग्लादेश की बात करते हैं जिसे आज भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने इस अफवाह को खारिज कर दिया जिसमें नई दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमीशन पर हमला करने की बात कही गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हिंदुओं की हत्या के विरोध में 20 से 25 युवाओं ने प्रदर्शन किया। ये एक छोटा समूह था। ये लोग बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या का विरोध कर रहे थे और वहां अल्पसंख्यकों की संख्या की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस शांतिपूर्ण विरोध को लेकर बांग्लादेश में जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है वो अफवाह फैलाई जा रही है, वो सरासर गलत है। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके की घटना देखने के लिए मिली उसको लेकर भारत ने चेतावनी दी है, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, बांग्लादेश में जो सरकार है वो एक कठपुतली सरकार है और वहां उनको सत्ता में बने रहने के लिए भारत विरोधी अफवाह फैलाना वो जरूरी हो गया है। फरवरी में चुनाव की घोषणा की गई है कि वहां पे चुनाव होंगे, लेकिन यूनुस चुनाव करना नहीं चाहते क्योंकि चुनाव होते ही उनकी सत्ता चली जाएगी। तो अब उन्होंने इस जिहादी के मौत का बहाना बनाकर वहां इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं कि भाई सब कुछ हिंदुस्तान के द्वारा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जगा करके वो वहां पे सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। और इसलिए इसी सिलसिले में चूंकि पूरे देश भर में बांग्लादेशियों के खिलाफ जो है आंदोलन हो रहा है, तो 20-25 लोग बांग्लादेश के जो हाई कमीशन है वहां पे नई दिल्ली में वो लोग इकट्ठा हुए। वहां बांग्लादेश के अंदर ये सारे जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जमात वाले हैं, इन लोगों ने वहां पे अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश के हाई कमीशन के अंदर घुस गए, वहां तोड़फोड़ हो गई। भाई ये सब काम हम लोगों का नहीं है, ये चोर चक्कों का काम ये बांग्लादेशी करते हैं ढाका के अंदर। हमको इस जगह जाकर के वो तोड़फोड़ करने का हमारा काम नहीं है। तो ये जो अफवाह फैली उसके ऊपर फौरन हिंदुस्तान की सरकार ने रिएक्ट किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई इस तरह का अफवाह जो है फैलाना वो ठीक नहीं है और बांग्लादेश में जिस तरह से गतिविधियां हो रही है भारत अब चुप नहीं बैठेगा, ये आज संकेत दिया गया है। भारत की सेना बॉर्डर के ऊपर अब उनकी हरकत बढ़ गई है। बांग्लादेश के साथ जो मिजोरम में बॉर्डर है वहां पूरी की पूरी एक नई ब्रिगेड वहां पर स्थापित की गई है। आगे आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से हिंदुओं की मौत होती रही, इस तरीके से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में चला, तो हिंदुस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा सिर्फ एक्शन लेने के अलावा। जी, अब बात करते हैं मोदी के उस फैसले की जिससे राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अग्निवीरों को अब 50% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले अग्निवीरों को सिर्फ 10% रिजर्वेशन मिलता था, यानी भर्ती प्रक्रिया में हर साल आधी सीटें सिर्फ अनुभवी
पूर्व अग्निवीरों को दी जाएगी। केंद्र सरकार का ये फैसला राहुल गांधी के मुंह पर करारा तमाचा है। कोई ऐसा दिन नहीं आता था जब राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस अग्निवीरों को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करते थे। इन्हीं अग्निवीरों को लेकर सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए राहुल ने पिछले साल संसद में कहा था कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। सर, राहुल गांधी को आज कितना बड़ा झटका लगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके थे कि जो अग्निवीर हैं उनकी समस्याओं का निदान सरकार जरूर करेगी। अग्निवीर को लेकर के इतना बवाल मचा और कई सारे जो वेटरन्स भी थे वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाकर इस नीति को, अग्निवीर के जो पूरी जो नीति थी उसका वो विरोध कर रहे थे। और यहाँ तक कि ये कह दिया कि ये जो पूरा सिस्टम बनाया है वो भारत के सैनिकों का यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। मतलब आप कुछ दिन के लिए, 4 साल के लिए आपने लोगों को रखा और उसका इस्तेमाल हो गया, आपने उनको फेंक दिया। ये भूल गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से जो अग्निवीरों ने परफॉर्मेंस दिया उससे सेना के उन अधिकारियों को भी समझ में आया कि ये योजना कितनी कारगर है। यंग लड़के, मजबूत लड़के, वेल ट्रेंड लोग वो अगर सेना में होंगे, उसके बनस्पत कि ज़्यादा उम्र दराज लोग युद्ध लड़ेंगे तो हिंदुस्तान की सुरक्षा कौन ज़्यादा बेहतर कर सकता है, यंग लोग या उम्र दराज सेना। तो ये एक सवाल था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्निवीरों ने जो परफॉर्मेंस दिया वो काबिल तारीफ थी और अब उनको और भी ज़्यादा रिक्रूट करें, उनको और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले कि भाई आप 4 साल यहाँ काम कर लोगे, आपको पेंशन भी मिलेगा, आपको जो है पैसे भी मिलेंगे एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ अगर आप आगे जॉब करना चाहते हो तो बीएसएफ में 50% आपको जो है रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो ये बड़ी योजना का जो आज की जो घोषणा की गई है, विपक्ष के सारे सवालों के ऊपर ताला लग गया है। जी, पाकिस्तान में नया बवाल शुरू हो गया है। जेल में बंद इमरान खान ने ऐसा ऐलान किया जिससे जनरल मुनीर परेशान हो गया। इमरान खान और उनकी पत्नी को तोशाखाना 2 मामले में सजा मिलने में इमरान के समर्थकों का गुस्सा और भड़क गया। इमरान ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। उनका कहना है कि ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सच्ची आजादी की है और इसके लिए वो शहादत को गले लगाने के लिए भी तैयार है। सर, इमरान खान का जो बयान सामने आया, ये कितना बड़ा झटका है? देखिए, बहुत बड़ा झटका है क्योंकि मुनीर 2-4 अलग अलग वजहों से एक दलदल में फंस गया है। आप इमरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि लोग जो है वो सड़क पे आ गए हैं। नंबर 2, जो सबसे बड़ी चिंता है मुनीर की, वो व्हाइट हाउस की चिंता है। व्हाइट हाउस लगातार इस बात को दबाव दे रहा है कि आप अपने सैनिकों को गाजा भेजें, हमास के खिलाफ लड़ाई लड़े। और ये एक ऐसा मसला बन गया है कि अगर वो व्हाइट हाउस की बात शुरू से मैं कह रहा हूं कि ये जो लंच करके आया व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप के साथ, ये मुनीर को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो ये करार उस लंच के दौरान ही हुआ था, अब उसको फुलफिल करने का समय आ गया है। अब तो उनको भेजना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप हमास से लड़ने के लिए गाजा, फिलिस्तीन अपनी सेना को भेजेंगे तो 2 बातें होंगी। एक, जो पाकिस्तान की जनता है वो ये कहेगी कि कैसा इस्लामिक मुल्क हो कि तुम हमास को मारने के लिए, यहाँ तो लोग हमास के समर्थन में लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे, वहाँ पे जल से निकालते थे हमास के समर्थन में, अब वहाँ की आर्मी हमास को मारने के लिए वहाँ जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ये कि आपको इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इजराइल एक मुल्क है, ये पाकिस्तान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस काम के साथ साथ आपको इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये जो 3 समस्याएं जो खड़ी हुई है, एक इमरान खान, दूसरा गाजा सेना भेजना और इजराइल को रिकॉग्नाइज करना, ये मुनीर के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है।
जी, इन तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।